रक्षाबंधन पर गरीब का उपहार। रामपुरा गांव में गिरिधर और संध्या नाम का एक दंपत्ति अपने दो बच्चों राजा और सलोनी के संग रहा करते थे। राजा सलोनी का बड़ा भाई था। 8 साल की सलोनी के भीतर उम्र से कहीं अधिक अकल भरी हुई थी। उनकी पारिवारिक स्थिति पूर्णतया स्थिर नहीं थी, ना ही कोई विशेष कमाई थी। गिरिधर गंगा तट के किनारे चढ़ावे का सामान बेचकर बड़ी ही मुश्किल से रोजमर्रा की जरूरत जितना जोड़ पाता था। उसी से घर का गुजर बसर चल पाता था। एक सांझ राजा अपने दोस्तों संग गांव के प्रांगण में खेल रहा था। तभी राजा का दोस्त सारंग कहता है, मनकू, राजा, तुम दोनों ने अपनी बहनों को देने की खातिर उपहार खरीद लिया? हाँ सारंग, मैंने तो सावन के शुभारंभ में ही अपनी बहन रानी को देने के लिए हरे रंग की चूड़ियां खरीदी हैं। उनके बीच खड़ा राजा एकटक उनका मुंह निहारते हुए चुप्पी साधकर बातें सुन रहा था। तभी सारंग कहता है, अरे राजा, तू साधु जैसे चुप्पी साधे क्यों खड़ा है? तूने अपनी बहन सलोनी को कल राखी के त्योहार पर देने के लिए उपहार तो खरीदा है ना? राखी का नाम सुनकर राजा स्तब्ध रह जाता है और कहता है, कल राखी है, मगर मेरे पास तो अपनी छोटी बहन को देने की खातिर कोई भी उपहार नहीं है। यह सुनकर राजा के दोनों दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, अरे राजा, बहन को बिना उपहार दिए राखी का त्योहार अधूरा माना जाता है। अरे मनकू, इसकी सूरत का उड़ा रंग साफ शब्दों में कह रहा है कि इसके पास अपनी बहन को राखी के त्योहार पर उपहार में देने के लिए एक पाई भी नहीं पड़ी। जाने किस घड़ी इसके फटीचर माँ बाप ने इसे राजा नाम दिया। ऐसा सुनकर 12 बरस का राजा ताव में आकर सारंग को धूल चटाते हुए कहता है, खबरदार, खबरदार, जो अगली बार मेरे माँ बाबा की खिल्ली उड़ाई, मैं तुझे सारंग से ढोल मृदंग बनाकर धर दूंगा। राजा रोते हुए गांव के भारी बाजार आ पहुंचता है, जहां चारों ओर राखी के त्योहार की चहल पहल मची हुई थी। वो चारों ओर नजरें घुमाकर कहता है, सभी बहनों के भाई उनकी खातिर बहुतेरे भेंट खरीद रहे हैं। मैं कितना बेबस बदनसीब भाई हूँ, जिसके पास अपनी बहन को एक उपहार देने के पैसे तलक नहीं। वो आंसू पोंछकर घर आ जाता है, जहां देवट पर बैठी उसकी बहन अपने हाथों से एक प्यारी सी राखी की रचना कर रही होती है। राजा अनजान बनकर उससे पूछता है, अरे सलोनी, ये तुम क्या बना रही हो? इस पर सलोनी चहकते हुए कहती है, राजा भैया, कल राखी का त्योहार है ना, इसीलिए मैं अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए सुंदर सी राखी की रचना कर रही हूँ। कितने खुश मन से सलोनी मेरी खातिर राखी बना रही है, और मैं एक बदनसीब भाई हूँ जिसके पास देने के लिए खातिर एक उपहार तक नहीं है। अरे धिक्कार है मेरे भाई होने पर। माँ बाबा की भी इतनी बेहतर अवस्था नहीं जो उनसे राखी का उपहार खरीदने की रकम मांगू। राजा, सलोनी, चलो बच्चों, खाना खा लो। राजा बेमन से रोटी का एक आध टुकड़ा खाकर खाने से उठ जाता है, जिसे देखकर गिरिधर कहता है, अरे संध्या, ये राजा खाने की थाली से क्यों उठ गया? शायद रोज रोज एक ही किस्म का रूखा सूखा खाना खाकर मन ऊब गया हो बेचारों का। मगर राजा के चेहरे की रंगत कुछ और ही बता रही है। खुद में ही उलझा हुआ सा लग रहा है। उस रात सभी के सो चुकने के बाद राजा बिछोने से उठकर अपनी गुल्लक टटोलते हुए कहता है, अरे भगवान जी, इस बदनसीब भाई पर इतना कर देना कि मेरी इस गुल्लक में इतना पैसा पूरा हो जाए जिससे मैं कल रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को प्यारा सा उपहार दे सकूं। राजा दबे पांव घर का दरवाजा भेड़कर चौखट पर बैठा गुल्लक तोड़ता, जिसके अंदर से उसे 1 और 2 रुपए के सैकड़ों सिक्के और 10 के कुछ गिने चुने नोट निकलते हैं, जिन्हें गिनने पर वो कुछ 500 रुपए के आसपास होते हैं। राजा के चेहरे पर गुल्लक टूटने का कोई अफसोस नहीं, मगर चेहरे पर एक बड़ी आस थी। वो तड़के सवेरे उठकर पैसे लेकर बाजार आकर कहता है, इन पैसों से सलोनी की खातिर क्या खरीदना सबसे अच्छा साबित होगा? एकाएक राजा की आंखों के आगे अपनी बहन सलोनी की छवि घनघोर गरीबी में लिपटे फटे पुराने कपड़ों में दिखाई पड़ती है। अरे सलोनी के पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। इन पैसों से मैं उसकी खातिर सुंदर सा सुनहरे रंग का कपड़ा खरीदूंगा। राखी के भोर सवेर राजा अपनी बहन को उपहार देने की ख्वाहिश में एक कपड़ों की बड़ी भारी दुकान पर आ पहुंचता है, जहां उसका दोस्त सारंग अपने पिता के संग पहले से ही वहां मौजूद होता है। राजा के कपड़ों पर लगे पैबंद को देखकर दुकानदार कहता है, अरे ओ भिखारी, भूखे नंगे, ऐसे कैसे घुस चला आ रहा है मेरी दुकान में? है तेरे मतलब की दुकान नहीं आई है, चल। राजा की नजर सामने टंगे सुनहरे कपड़े पर पड़ती है और वो कहता है, अरे दुकानदार अंकल, मैं खाली हाथ नहीं आया, मेरे पास पैसे हैं, वो भी पूरे 500 रुपए। मुझे वो सुनहरा वाला कपड़ा चाहिए। इस पर सभी राखी के उस रोज राजा की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं, अरे वो कपड़ा खरीदना तुझ गरीब के बस की बात नहीं है। अरे 500 में 5000 की कीमत वाला कपड़ा नहीं मिलता, समझे?
अरे ओ बहन के भिखारी भाई राजा, हाँ गौर से सुन, ये रईस लोगों की दुकान है, तुझ जैसे गरीब का यहाँ कोई काम नहीं। इन 500 रुपयों में फुटपाथ पर कपड़े मिलेंगे, चल। राजा उन पैसों को लेकर सभी दुकानों पर दर दर भटकता है, मगर सुनहरे कपड़े की बात छेड़ते ही हर कोई उसे अपनी दुकान से धक्के देकर निकाल देता है। अंत में निराश होकर वो फुटपाथ पर आकर बैठकर कहता है, सलोनी मेरी राह देख रही होगी, अब तक उपहार नहीं खरीदा, क्या करूं? तभी उसकी निगाह एक छोटे तबके के दुकानदार पर पड़ती है। वो थका मंदा दुकान पर आता है जहां दुकानदार रसिक कहता है, अरे बेटा कहो क्या चाहिए? अरे आज राखी का त्योहार है ना, मुझे जरा जल्दी गांव जाना है। अंकल मुझे मेरी बहन को उपहार देना है, मुझे एक सुंदर सा कपड़ा दिखाइए ना। दुकानदार उसे सुनहरे रंग का एक सुंदर सा लहंगा चुन्नी दिखाता है, जिसे देख राजा फूले नहीं समाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा ये देखो। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? अंकल पिछली कितनी देर से मैं कपड़ों की दुकान में जा रहा हूँ, खरीदना चाहता हूँ, मगर मेरी गरीबी के चलते सभी ने मुझे दुकान से खदेड़ दिया। अरे बेटा, उपहार का मोल प्यार से होता है, ना कि पैसे से। ये मात्र 400 रुपए में है। राजा झट से पैसे पकड़ाकर उस कपड़े को लेकर चल देता है और कहता है, अभी भी मेरे पास 100 रुपए हैं। सलोनी की कॉपी के पन्ने भर गए हैं, चूड़ियां से ज्यादा उसके लिए पढ़ाई की चीजें लेना फायदेमंद है। वो बचे कुचे पैसे से पढ़ाई का सामान लेकर घर लौटता है, जहां गांव की शुरुआती सड़कों से सजावट चल रही थी। गांव के प्रांगण के राखी के लोकगीत का आयोजन चल रहा है। नन्ही सलोनी पुराने कपड़े पहने, हाथों में राखी की थाली सजाए राजा की राह तक रही थी। राजा भैया आप कहाँ चले गए थे? मैं सुबह से आपकी बाट जो रही थी। सभी बहनों के भाइयों के हाथ राखियों से चमक रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी खातिर उपहार लाने भोर कोई बाजार चला गया था। ये लो, इसे पहन कर ही अपने भाई को राखी बांधना। सलोनी हंसी खुशी भाई के दिए उपहार को पहन लेती है, जिसके बाद वो राजा के माथे पर अक्षत तिलक करके अपनी मीठी जुबान से गीत गाती है। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार के धागों से संसार बांधा है, रेशम की डोरी हो, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, प्यार के धागों से संसार बांधा है। दोनों भाई बहन एक दूजे को मिठाई खिलाकर राखी के रोज को धूमधाम से मनाते हैं। अंत में गिरिधर कहता है, अरे बेटा, राजा बेटा, एक बात तो बता, तेरे पास उपहार के पैसे कहाँ से आए? राजा अपने माता पिता को राखी के त्योहार से एक रात पहले से लेकर आज तक की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सभी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। इस तरह गरीब भाई का प्यार भरे उपहार की ये कहानी यहीं खत्म होती है। सास बहू की जामुन की खेती। दूर दराज बसे हरिगंज गांव में हेमलता और सुप्रिया नाम की सास बहू का एक जोड़ा रहता था। वो दोनों खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर चलाया करती थी। लाख मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ खास कमाई नहीं लगती थी। आज वो दोपहर खेत में काम कर रही थी। इन सब्जियों की उपज को देखकर मेरा कलेजा फूले नहीं समा रहा। माँ जी, ये सारी सब्जियाँ हमारी जी तोड़ मेहनत का प्रतिफल हैं। बिना किसी खाद और उर्वरक के सहारे भी हमारी खेती कितनी फली फूली है। एक एक गुच्छे में कितने सारे बैंगन और सब्जियां लटकी हुई हैं। सब्जियां पूरे तौर से पककर तैयार हो चुकी हैं। इन्हें आज ही तोड़ना होगा। दोनों सास बहू सावधानी से सब्जियों को तोड़कर टोकरी में भरकर उन्हें जाकर मंडी के एक व्यापारी सुरेंद्र को दे आती हैं। ये लो हेमलता बहन, तुम्हारी सब्जियों का मोल। मंडी का व्यापारी सुरेंद्र अव्वल दर्जे का कंजूस इंसान था। वो उनके किफायती सब्जियों को थोक में खरीद कर ऊंची दर पर उनकी बिक्री किया करता था। अब ये बात सास बहू को समझ आने लगी थी। हमने इतनी उत्तम गुणवत्ता की सब्जियां उगाई थी, फिर भी उस मक्कार व्यापारी ने कितनी चालाक बातों से हमें चूना लगाया और हमारी सब्जियां सस्ते में खरीद ली। माँ जी, अब हम उससे अपनी सब्जियों का सौदा नहीं करेंगे। दोनों सास बहू सब्जियां उगाकर उन्हें खुद से बाजार में बेचने लगी थी। उनका पैतरा काम कर गया और उनकी आमदनी अठन्नी से कुछ हद ऊपर उठती है। उस जमा पूंजी से उन्होंने 1 एकड़ खेती की जमीन खरीद ली और कहने लगी, माँ जी, जेठ का महीना समाप्ति की ओर है, मॉनसून शुरू होने को है।
अब हमें बरसाती फसल उगाना चाहिए। बहू, सब्जियां तो हम पूरे साल उगाते हैं, इस बार क्यों ना हम फलों की खेती पर जोर दें। माँ जी, आमतौर पर बरसात के मुख्य फल हैं जामुन और लीची। सभी किसान लीची की फसल पहले ही बो चुके हैं, इसीलिए हम जामुन की खेती करेंगे। लेकिन बहू, जामुन के पौधे को सयाने होने में बरस लगता है, तब तक हमारे पेट का गुजारा कैसे चलेगा। माँ जी, क्यों ना हम जमीन के आधे शोर में सब्जियों की बुआई कर दें और बचे हुए आधे भाग में जामुन की खेती करें। इसे जामुन के वृक्ष तैयार होने तक हम किसानों की रीढ़ की हड्डी टिकी रहेगी। दोनों जामुन की खेती को अंजाम देने के लिए कृषि विभाग से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद तय करती हैं। हमें जामुन की खेती को अंजाम देने के लिए CISH के उन्नत जामुन के पौधों को लगाना होगा। साथ ही कुछ वक्त पौधों के खाद पानी का भरपूर ध्यान देना होगा। जामुन की फसल तो बड़ी चुनौतीपूर्ण निकली। माँ जी, वो किसान ही क्या जिसने फसल में चुनौती न ली हो। अगर आज हम पौधा लगाएंगे तो कल इसका फल भी तो हम ही खाएंगे। अब दोनों सास बहू संग मिलकर हल चलाकर बंजर जमीन की जुताई करती हैं। जामुन की खेती के लायक मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब हमें एक खास योजना को ध्यान में रखना होगा। जामुन की भरपूर उपज के खातिर हमको 2 जामुन के पौधों के बीच 5 मीटर की दूरी का अंतराल रखना होगा, जिससे जब ये नन्ही पौधे पेड़ बने तो इनकी जड़ों को फैलाव मिले और अधिक जामुन उगे। दोनों सतर्कता से जामुन के पौधे लगाती हैं। वो प्रतिदिन उन पौधों में पानी देती, जिससे कि जामुन के पौधे तीव्रता से बढ़ने लगते हैं। 1 महीने में ही हमारे पौधों के कद में इतने इंच का इजाफा हुआ है। जामुन पौधों की अच्छी देखभाल के चलते उनके पौधे तकरीबन आधे वर्षों में परिपक्व होकर पेड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। माँ जी, वो देखिए, जामुन के वृक्ष में जामुन के गुच्छे बनने की शुरुआत हो चुकी है। इस बरसात में हमारे जामुन के पेड़ हमें कई गुना जामुन देंगे। देखते ही देखते मानसून का महीना परवान चढ़ने लगता है, जिसके साथ मूसलाधार बरसात प्रारंभ होती है। इस बरसात की फुहार को देख रही है बहू, ये पहली दफा है जब हमारे मन में कोई डर नहीं, क्योंकि ये बरसात हमारी कमाई का जरिया बनेगी। क्योंकि इस बरसात की बूंदें जामुन के पौधों की खातिर अमृत के जैसे हैं। ये बरसात ही तो उनके शीघ्रता से पकने में सहायक बनती है। अगली भोर दोनों सास बहू टोकरी लेकर जामुन के खेत में आकर कहती हैं, कल की तूफानी बरसात के चलते जामुन के पेड़ का झुकाव नीचे की तरफ हो चुका है, इसीलिए हमें पेड़ की चढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। हम आसानी से जामुन तोड़ सकते हैं। वो पके हुए जामुन को गुच्छों से अलग करके उन्हें टोकरी में भरकर बाजार में बेचने पहुंचती हैं। आओ आओ भाई और बहनों, ले जाओ ताजे रसीले मीठे जामुन। स्वाद में लाजवाब, रंग से काला, जो चखे हम सास बहू के जामुन वो होगा किस्मत वाला। माँ जी, ऐसे तो कोई भी हमारे जामुन नहीं खरीदेगा। हमें जामुन की कीमत घटाकर बेचना चाहिए। जहाँ एक और बिनामल नाम का ठेले वाला ग्राहकों से जामुन की ऊंची कीमत वसूल रहा था, सास बहू के जामुन का घटा दर सुनकर सारे ग्राहक उसको घेर लेते हैं। अरे ये बाजार में मेरे जैसे जामुन का व्यापार शुरू करने वाला ये 2 हंसों का जोड़ा कहाँ से फड़फड़ाता हुआ चला आया है। 100 का 1.5 किलो पेश है ताजे रसीले जामुन। खाओ और बरसात का लुत्फ उठाओ। सौदा तो एकदम ताजा है, फिर इतना सस्ता क्यों बेच रही हो इन जामुनों को? अरे भाई जी, आप सिर्फ आम खाने पर जोर दो, गुठलियाँ गिनने का काम हमारा है। हाँ ठीक है, फटाफट से 100 रुपए के जामुन तोल दो। जामुन की उत्तम गुणवत्ता के चलते कुछ ही पलों में उनके सारे जामुन सफाचट हो जाते हैं। तभी विनामल उन्हें घेर कर कहता है, देखो तुमने एकदम सेम धंधा खोला है, मगर मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है। सुना है तुम इन जामुन को अपने खेत से तोड़कर बेचती हो। कल से टोकरी भरकर जामुन मुझे भी दे दोगी। इसे तुम्हारे जामुन चोकर गिरेंगे भी नहीं और तुम्हारे पास कुछ राशि भी आ जाएगी। दोनों सास बहू बिनामल की बात में हामी भरती हैं और घर आकर कहती हैं, पहले ही दिन हमें जामुन बेचकर अच्छी खासी कमाई हुई है। अभी तो पूरा बरसात बचा हुआ है और अब प्रतिदिन बिनामल भी हमसे जामुन खरीदेगा। वो सवेरे तड़के उठकर घर का काम धाम निपटाकर जामुन के खेत पहुंचकर जामुन तोड़कर उन्हें बेचने के लिए फिर से बाजार पहुंचती हैं। जामुन ले लो, ताजे रसीले मीठे काले जामुन, जामुन ले लो। अच्छा तो तुम ही हो वो जामुन बेचने वाली सास बहू? माफी चाहूंगी, आपको पहचाना नहीं। अरे हम झबुआ की मुंह बोली भौजाई हैं।
वो कल तुमसे 1.5 किलो जामुन खरीद ले गया था, तब से जामुन का बखान करते थक नहीं रहा। जरा हम भी तो चखें तुम्हारे जामुन। वो जामुन की ढेरी में से जामुन उठाकर एक जामुन चखकर कहती है, क्या बात है, तुम्हारे जामुन तो पूरी तरह से गूदे से भरपूर हैं। मिठास में तो एकदम अमृत है। दाम भी इतना कम, कहाँ से खरीद लाती हो ये जामुन? ये जामुन खरीद कर नहीं, बल्कि हम सास बहू के खेत से आए हैं। हमने मिलकर उगाए हैं ये जामुन। अरे वाह, खेती में तो तुम दोनों सास बहू ने निपुण तबके के किसानों को भी पीछे छोड़ डाला। खेती के साथ फल बेचने का भी अच्छी समझ है आप में, वरना तो एक ही बिनमल है। ससुरा अब तक यही हर साल पूरे बाजार में जामुन का ठेले लगाने वाला इकलौता व्यापार था। शुक्र है जो अब आप दोनों सास बहू आ गई। एक तो ये कच्चे कसैले जामुन बेचता है और उसकी कीमत तो गला काट रखता है। खैर, जल्दी से 2 किलो जामुन तोल दो। एक के बाद एक ग्राहक उनके जामुन खरीदने के लिए दुकान पर जमावाड़ा लगा रहे थे। एक वो दौर था माँ जी, जब हमने साथ मिलकर ताउम्र सब्जियां उगाई। उसे सिर्फ घर की दाल रोटी मुश्किल से चल पाती थी, मगर इस जामुन की खेती और बिक्री ने हमारे गरीबी का तख्ता पलट करके रख दिया। हर दिन के साथ उनकी जामुन की बिक्री बढ़ती जा रही थी, कमाई भी खूब हो रही थी। पूरी बरसात उन्होंने जामुन बेचकर पैसे जोड़े, जिसका उन्होंने सदुपयोग करके एक मजबूत टिकाऊ घर का ढांचा बनाया। अब हेमलता और सुप्रिया की काया एकदम नई पहचान में बदल चुकी थी। वो अमीर हो चुकी थी, जिसका सारा श्रेय उनके जामुन की खेती पर आश्रित था। चुड़ैल और भेड़िया का रक्षाबंधन। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ जंगल में काला घना छाया हुआ था। एक चुड़ैल आंखें बंद करके किसी विधि में लीन थी कि एक बड़ा राक्षस आकर उस पर प्रहार करता है, जिससे चुड़ैल गिर पड़ती है और कहती है, कौन है? ये किसने मुझे मारने का दुस्साहस किया है? सामने आओ। राक्षस अपनी शक्तियों से एक बार फिर चुड़ैल को पटकता है। कौन है यहाँ? मैं कहती हूँ सामने आओ। पीठ पीछे क्यों वार कर रहा है? लगता है तुम्हें मुझसे मिलने की ज्यादा जल्दी है, तो लो आ जाता हूँ सामने। ये कहते ही राक्षस उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, बालासुर तू फिर से कैसे आ सकता है? तुझे तो हमने मार दिया था ना। तुम में इतनी ताकत नहीं है जो बालासुर को खत्म कर सको। पिछली बार तुम जरा सा चूक गई, इसलिए मैं मरते मरते बच गया। बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस बार दोनों को मार डालूंगा। लगता है तू भूल रहा है कि मैं एक चुड़ैल हूँ, और चुड़ैल से बचना किसी आम इंसान या राक्षस के बस में नहीं है। तो कैसी हंसीदायक बातें कर रही है, मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। ठीक है, अब मैं जो तेरी दशा करने वाला हूँ तू सोच भी नहीं सकती चुड़ैल। तू खुद खोखला है और बातें भी बिल्कुल वैसे ही करता है। लगता है पिछली बार जो तेरे साथ हुआ था वो भूल गया। तुझे अभी याद दिलाती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल हवा में उछलकर एक पैर उस राक्षस के मुंह पर मारती है, जिससे वो राक्षस गिर पड़ता है और कहता है, चुड़ैल टाइन तेरी ये मजाल, अब तू नहीं बचेगी। तभी उठकर राक्षस चुड़ैल पर हमला करता है। दोनों में तलवार युद्ध छिड़ जाता है। कभी चुड़ैल राक्षस पर भारी पड़ रही है तो कभी राक्षस चुड़ैल पर भारी पड़ रहा है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। दोनों अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। तभी राक्षस एक जोरदार बड़े से गोले का वार उस चुड़ैल पर करता है, जिससे वो शक्तियों में जकड़कर बंदी बन जाती है और कहती है, नासपीटे, करम जले राक्षस, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। मैंने कहा खोल मुझे। पागल चुड़ैल, हाथ आई मछली को कभी कोई पानी में वापस नहीं डालता है। अब तो तेरा फिश फ्राई बनेगा। बालासुर, तू मुझसे पंगे मत ले, तेरी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं बताता हूँ हानिकारक क्या होता है। ये कहते ही बालासुर कील के हंटर से उसे मारने लगता है, जिससे चुड़ैल को बहुत दर्द होता है और वो रोती है। छोड़ दे बालासुर, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। अभी भी वक्त है, छोड़ दे। अभी भी वक्त है, हार मान ले।
नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, चमड़ी तो तेरी उधड़ेगी जब मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। भैया भैया, तुम्हारी बहन को तुम्हारी बहुत जरूरत है, जल्दी आओ। उसकी चीख भरी आवाज सुनकर भेड़िया तेज रफ्तार में चुड़ैल के पास दहाड़ते हुए पहुंचता है। तभी तेज बारिश होने लगती है और भेड़िया अपनी चुड़ैल बहन को देखकर कहता है, रंपा बहन, तुम्हारे साथ ये किसने किया है? किसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बहन पर नजर डाली? भाई मुझे बचा लो, यही है वो दरिंदा बालासुर। मैं विधि कर रही थी और उसने मेरे यज्ञ को भंग कर दिया। तू चिंता मत कर रंपा बहन, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा। पिछली बार मारने में थोड़ी कसर रह गई होगी, आज वो पूरी कर देता हूँ। अले अले ले 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 ले। देखो देखो जरा, चुड़ैल बहन का राक्षस मेरा मतलब वो तो मैं हूँ, भेड़िया भाई आया है। तू बचाएगा अपनी बहन को, आजा बचा ले। बालासुर की बात सुनकर जैसे ही भेड़िया अपनी बहन को बचाने के लिए आगे जाता है तो राक्षस उस पर प्रहार कर देता है, जिससे दोनों के बीच एक युद्ध होने लगता है। पर आखिर एक चुड़ैल भेड़िए की किस प्रकार से बहन हो सकती है? आखिर चुड़ैल और भेड़िया में भाई बहन का रिश्ता कैसे बना, जानने के लिए कहानी के अगले पड़ाव को पार करते हैं। भैया तुम जीत सकते हो, मारो इसे और मारो। बालासुर आज तू मर के ही रहेगा। तुम चिंता मत करो बहन, इस बालासुर का मैंने चटनी न बनाया तो मेरा नाम विरूपा नहीं। इस बार मुझे मारना संभव है, मैं खाली हाथ नहीं लौटा, पूरी तैयारी के साथ तुम दोनों भाई बहनों को मारने आया हूँ। वैसे भी तुम्हारी बहन की मुक्ति नहीं हुई है, सबसे पहले उसी का ही मुक्ति टिकट है। तेरी ये मजाल। इस तरह दोनों बातें करते करते लड़ते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं, खूब मुक्केबाजी करते हैं। तभी लड़ाई के बीच भेड़िया की आंखों में बालासुर के लॉकेट का प्रकाश पड़ता है। मेरी आंखें। विरूपा भाई आप कर सकते हो, मारो इसे। चुड़ैल की बात सुनकर भेड़िए की नजर उसके लॉकेट पर जाती है और कहता है, अच्छा तो तेरे मरने का ये राज है। बालासुर, तूने मेरी बहन को हाथ लगाया है ना, अब तो गया। ये बोलते ही भेड़िया बालासुर के गले से वो लॉकेट खींच लेता है, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और बड़ी आसानी के साथ भेड़िया उसके लॉकेट को उसी अग्निकुंड में डाल देता है जिसमें चुड़ैल यज्ञ कर रही थी। तभी राक्षस भी जलकर भस्म हो जाता है और चुड़ैल भी उसकी बंदिश से आजाद हो जाती है और भेड़िए के गले लगकर कहती है, मुझे पता था भैया तुम मुझे बचा लोगे, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना वो राक्षस मुझे मार डालता। ऐसे कैसे मार डालता मेरी बहन को? तुमने मेरी रक्षा की है तो भाई भी रक्षा करेगा ना तुम्हारी। उस दिन तुम नहीं होती तो मुझे कौन बचाता? उस दिन जब तुम जंगल से जा रही थी तो धोखे से तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी, वो मुझे बंदी बनाए हुए लगातार मार रहा था, मुझ पर इतने कोड़े बरसाए जिससे मेरा शरीर रक्त में नहा गया। मुझे छोड़ दो बालासुर, क्यों मुझे बंदी बना कर रखा है, जाने दो। हट, तुझे छोड़ दूंगा तो अपना मकसद पूरा कैसे करूंगा? तेरी ताकतवर शक्तियां मुझ में कैसे समाएंगी? इसलिए तेरा अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। छोड़ दो। अरे मेरी बहन मेरा घर पर इंतजार कर रही है, वो मुझे राखी बांधेगी, छोड़ दो मुझे। ना 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 ना, अपनी बहन की चिंता तो छोड़ दे, मैं उसे कब का मार चुका हूँ और उसकी शक्तियां भी ले चुका हूँ। बालासुर, तूने ठीक नहीं किया, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। पहले खुद तो बचा ले अपनी जान। ये क्या, ये राक्षस तो मेरे भाई भेड़िए की जान लेने वाला है, मुझे ही बचाना होगा। बालासुर उसे जान से मारने वाला ही था कि चुड़ैल आकर बालासुर पर वार कर देती है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है और भेड़िया बच जाता है। शुक्रिया बहन, तुमने मेरी जान बचा ली। तभी राक्षस उठकर चुड़ैल को मारता है कि चुड़ैल उस पर फिर वार करती है। दो कौड़ी के राक्षस, तू जानता नहीं है तूने किस पर हाथ उठाया है। राक्षस और चुड़ैल में एक के बाद एक भयंकर वार होता है और राक्षस अधमरा हो जाता है और बाकी बची जान भेड़िया ले लेता है और रोने लगता है। मार डाला इसने मेरी बहन को, अरे मेरी बहन को मार डाला, अब जी कर क्या करूंगा मैं,
मर जाता तो ही अच्छा होता, क्यों बचाया तुमने मुझे। ऐसे मत बोलो भैया, अगर तुमने एक बहन खोई है तो दूसरी बहन पाई भी है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया। क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? मेरा भी कोई भाई नहीं है। जरूर बहन, आमतौर पर भाई अपनी बहन की जान बचाता है, पर तुमने तो मेरी ही जान बचा ली। कोई बात नहीं भैया, आज मैंने आपकी रक्षा की है, अब से आप मेरी रक्षा करना। आइए, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस तरह चुड़ैल भेड़िए को फूल पत्तों की राखी बनाकर बांध देती है और मांस से उसका मुंह झूठा कराती है। और जब से आप मेरे साथ ही रहने लग गए भैया, आज आपने अपना वचन निभाया, इसलिए क्या मैं आपको आज दोबारा से राखी बांध सकती हूँ? हाँ बहन, क्यों नहीं। इस तरह चुड़ैल भेड़िया के राखी बांधती है और दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। मगर पूरी गांव में सुमन नाम की लड़की अपनी लीला के साथ रहती थी। वो लोग काफी गरीब थे। लीला ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाली नहीं थी, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से घर में करवाना चाहती थी। एक शाम की बात है, सुमन बाजार से अपने घर में आती है और सुमन को देखकर उसकी माँ लीला सुमन को बोलती है, बेटा सुमन, मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली, इसीलिए मैं तेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में करवाना चाहती हूँ। माँ, मेरे अलावा आपका कोई और नहीं है। अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं आज हूँ और कल नहीं, पर अपने जीते जी मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ, इसीलिए तू शादी से इनकार मत कर। सुमन अपनी माँ की बात से सहमत हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन सुमन को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे लीला बहन, आपकी बेटी और हमारी होने वाली बहू कहाँ है? आपने तो खिला पिलाकर हमारा पेट मोटा कर दिया, अब हमारी आंखों को हमारी बहू के दर्शन भी करवा दो। अरे हाँ हाँ बहन, बिल्कुल। इतना कहकर लीला सुमन को आवाज लगाती है और सुमन अपने हाथ में चाय की प्लेट लेकर लड़के वाले के सामने आती है। उसे देखकर वैभव उसको पहली नजर में पसंद कर लेता है और इस तरह वैभव और सुमन का रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले एक हफ्ते में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तो ऐसे बीत जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते जाते हैं वैसे वैसे सुशीला सुमन को ताने मारना शुरू कर देती है। एक दिन सुशीला की दोस्त नैना सुशीला के पास आती है और उससे बोलती है, अरे सुशीला बहन, तूने तो अपनी बेटे की चोरी छिपे शादी कर ली, मुझे तो बुलाया भी नहीं। अरे बहन, तू कैसी बातें कर रही है? तू तो यहाँ पर थी ही नहीं, इसीलिए मैं तुझे शादी में नहीं बुला पाई। खैर, ये सारी बातें छोड़कर ये बता कि तेरी बहू दहेज में क्या क्या लेकर आई है। अरे बहन, क्या बताऊं, मेरी बहू बहुत सारा सामान लेकर आई है। अच्छा, क्या क्या लेकर आई है, दिखा जरा। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुमन चाय का गिलास लेकर अपने सास के सामने आती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और नैना के ऊपर सारी चाय गिर जाती है। ये देखकर नैना गुस्से में बोलती है, सुशीला, तू तो मुझसे झूठ बोल रही है। तेरी बहू कोई अमीर घर से नहीं बल्कि एक गवार घर से है। देख तो उसकी हरकतें गवारों वाली हैं, बिल्कुल गवार कहीं की। तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। तेरी माँ ने इतनी महंगी साड़ी कभी देखी भी है? मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मेरा पैर फिसल गया था। पैर फिसल गया, माय फॉल्ट। इतना कहकर नैना वहां से गुस्से में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर सुशीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहू के बाल खींच देती है और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोलती है, हे भगवान, पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे करवाई। पर मम्मी जी, मैंने आंटी के ऊपर जानबूझकर चाय नहीं गिराई थी, मेरा पैर फिसल गया था जिसकी वजह से मैं गिर गई। सुशीला उसकी एक नहीं सुनती और उसको बेरहमी से मारने लगती है। मारते हुए उसको एक बार फिर ताने मारती है, तू दहेज के नाम पर एक अठन्नी का सिक्का नहीं लेकर आई। लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरी बहू दहेज में क्या लेकर आई है, तो मुझे उनके सामने झूठ बोलना पड़ता है। और एक तू है कि मेरा झूठ छुपाने के बदले अपनी गवार वाली हरकतें दिखाकर उनको अपना सच खुद ब खुद बता देती है। तेरी जैसी गवार मैंने आज तक नहीं देखी। सुमन कुछ बोलती इससे पहले सुशीला उसको धक्के मार देती है और उसको वहां से भगा देती है।
ये सब देखकर सुमन अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है और अपनी माँ की फोटो देखकर रोते हुए बोलती है, माँ, मैं तो आपसे शिकायत भी नहीं कर सकती, लेकिन माँ, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। मुझे मेरी सास आए दिन ताने मारती रहती है। काश मैं अमीर घर में पैदा हुई होती। सुमन रो ही रही थी कि तभी वहां पर उसका पति वैभव आ जाता है। उसको रोता हुआ देख उसकी आंखों से आंसू पहुंचते हुए उससे बोलता है, सुमन, तुम इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रही हो? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? नहीं वैभव जी, वो बस मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुमन और वैभव एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी सुशीला वहां आ जाती है और अपनी बहू को लाठी से मारते हुए बोलती है, करमचली, अब तूने मेरे बेटे को भी सारा सच बता दिया और उसको मुझसे दूर कर रही है। उसको तो तू मेरे खिलाफ भड़का रही है। अपनी माँ को सुमन को इतनी बेरहमी से पीटता हुआ देख वैभव सहम जाता है और अपनी माँ के हाथ से लाठी खींचकर फेंक देता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे सुमन ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन आज तुमने अपने यहाँ ये जंगलीपना दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम सुमन को कितना सताती हो। छी छी छी, तुम्हें तो अपनी माँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आखिर तुम सुमन के साथ ऐसा क्यों कर रही हो माँ, क्यों? बेटा, ये दहेज लेकर तो आई नहीं, ऊपर से हर जगह मेरी बदनामी करवाती रहती है। इसको बहू कहने में भी मुझे शर्म आती है। माँ, आपको मैं अपनी माँ कैसे बुलाऊं? किस मुंह से अपनी माँ बुलाऊं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप खुद एक औरत हैं और औरत होकर एक औरत को इतनी बेरहमी से मार रही हैं। आज के जमाने में भी आप दहेज नाम की चीजों पर विश्वास रखती हैं। अगर सुमन की जगह आज आपकी खुद की बेटी होती तो आप क्या करती? अगर आपकी बेटी को कोई इस तरह बेरहमी से मार रहा होता तो आप क्या करती? वैभव की बात सुनकर अब सुशीला को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि भले ही उसके घर में सुमन एक बहू के रूप में आई है, लेकिन वो भी किसी की बेटी है और दहेज दहेज नाम की कोई चीज नहीं होती। ये बस लोगों का लालच होता है, जो लोगों ने अपने लालच को एक दहेज का नाम दे दिया है। सुशीला पछतावा करते हुए अपनी बहू के पास जाती है और उससे अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलती है, बहू, मुझे माफ कर दी। मैंने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। मैं दहेज के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने ये तक नहीं देखा कि तू एक बहुत ही गरीब घर से है और तूने ही हमारे इस घर को अच्छे से संभाल रखा है। मैंने आज तक तुझे अपनी बहू का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन तू तो मुझे अपनी माँ मानती है ना बेटा? तो मुझे माफ कर दे। मैं मानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। आप तो मेरी माँ समान हैं। सुमन अपनी सास को माफ कर देती है और उसकी सास भी अब उसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी एक बेटी के रूप में स्वीकार कर लेती है। इस तरह अब उनका एक छोटा सा परिवार खुशहाल परिवार बनकर रहने लगा। अंगूर की दीवानी चुड़ैल। तांत्रिक, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। तुझे इसका भुगतान करना होगा। अभी तो तू देख मैं और क्या क्या करता हूँ। तेरा वो हाल करूँगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुझे क्या लगा कि तू मुझे कमजोर समझकर मेरे साथ जो चाहे वो कर लेगा? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। चुड़ैल, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तुझे तो मैं अपनी भभूति से ही राख कर दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शक्तियों के आगे तेरी ये तंत्र विद्या काम नहीं आएगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। चुड़ैल रुक, अभी बताता हूँ तुझे। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू करते हुए अपने दोनों हाथों में भभूति उठाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल के चारों तरफ भभूति का धुआं फैल जाता है। लेकिन अफसोस, उस धुएं के साथ साथ चुड़ैल भी गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। वो चुड़ैल मेरे हाथों से भाग गई है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल आकाश में उड़ते हुए एक अंगूर के बाग के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो अंगूर बड़े ही चमकदार और रसीले लग रहे हैं। इन ताजे ताजे अंगूरों को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर अंगूर की शौकीन चुड़ैल उस अंगूर के बाग में घुस जाती है और अंगूर खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, अंगूर! इन रसीले अंगूरों को खाकर तो मजा ही आ गया। थोड़े से और खा लेती हूँ।
थोड़े थोड़े करके चुड़ैल अंगूर के बाग के आधे से ज्यादा अंगूर खा जाती है, जिसके बाद चुड़ैल वहां से उड़ जाती है। वहीं अगले दिन अंगदपुर के गांव में जैसे ही सवेरा होता है, सभी लोग अपने बागों में जाकर अंगूरों को तोड़ने लगते हैं ताकि वो शहर जाकर अंगूर बेच सकें। लेकिन वहीं एक धनिया नाम का आदमी जैसे ही अपने अंगूर के बाग में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे हे राम, ये क्या हो गया? अरे मेरे अंगूर के बाग में से सारे के सारे अंगूर गायब हैं। अरे अब मैं शहर जाकर अंगूर कैसे बेचूंगा? अंगदपुर गांव के सभी लोग अपने अंगूरों को लेकर शहर बेचने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धनिया अपने अंगूर के बाग में दिन भर बैठकर रोता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है। रात होते ही चुड़ैल फिर से अंगूर खाने के लिए गांव में पहुंच जाती है। आहा! ये अंगूर का स्वाद कितना भरपूर है, खाने के साथ मजा ही आ गया। बस किसी भी कीमत पर मेरे ये अंगूर किसी लंगूर के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। चुड़ैल बहुत ही शौक से अंगूर खा रही थी कि तभी उसे रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये कौन है जो इतनी रात के समय रो रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है किसी के रोने की? जरा मैं भी तो देखूं, ये रो कौन रहा है? चुड़ैल अंगूर के बाग में यहाँ वहाँ देखने लगती है, जिसके बाद उसे एक अंगूर के पेड़ के नीचे एक आदमी रोता हुआ दिखाई देता है, जो कि धनिया होता है। अरे आखिर ये कैसी किस्मत है मेरी। अरे जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। इतनी मेहनत करके मैंने अंगूर के बाग में अंगूर उगाए थे, लेकिन किसी ने मेरे सभी अंगूरों को चोरी कर लिया। अब मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कैसे भेज पाऊंगा? अरे हे ऊपर वाले, कोई तो मदद करो मेरी। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। तभी वो अपने आप से कहती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? अंगूर खाने के चक्कर में मैंने किसी का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया, उसके साथ साथ उसका दिल भी दुखा दिया। अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल अपनी सभी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करके धनिया के बगीचे के ऊपर जादू करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते धनिया के अंगूर का बगीचा पहले की तरह भरपूर अंगूरों से भर जाता है, जिसे देखते ही धनिया की आंखें चार चांद हो जाती हैं। हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली तुमने? अरे कितनी जल्दी सुन ली तुमने मेरी भगवान। अभी तो मेरे अंगूर के बाग में कहीं भी कोई भी अंगूर नहीं दिख रहा था, और अब देखो, ओह ये तो सब चारों तरफ अंगूर ही अंगूर दिखाई दे रहे हैं। ये तो सोने पर सुहागा हो गया है। अरे अब कल तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही सुबह होगी अपने अंगूर को शहर बेचने के लिए निकल जाऊंगा। इतना सोचकर धनिया कुछ अंगूरों को तोड़कर खाने लगता है और खाता खाता वहीं सो जाता है। उसके सोने के बाद चुड़ैल अपने आप से कहती है, अंगूर खा के शरीर में जान आ गई। यही सही वक्त है अब अपनी मौत का बदला लेने का। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव के मुखिया के घर पहुंच जाती है, जहां वो गांव के मुखिया को अपने बिस्तर पर पैर पसार कर सोते हुए देखती है। देखो तो सही, नामुराद कैसे पैरों को पसार कर सो रहा है। इसका सुख चैन तो मैं छीन लूंगी, अब मजा आएगा। इतना कहकर चुड़ैल मुखिया के सपने में पहुंच जाती है, जहां वो मुखिया को एक खंजर से मारने की कोशिश कर रही थी। मुखिया अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल सपने में मुखिया का गला घोंटकर उसे मार देती है। चुड़ैल सपने में मुखिया का गला घोंटकर जैसे ही मारती है कि तभी अचानक से मुखिया की आंख खुलती है और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जब देखो मुझे चुड़ैल के सपने आते रहते हैं, और फिर ये चुड़ैल मेरे सपनों में आकर मुझे क्यों मारती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुखिया चुड़ैल के सपने देख देख कर बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से सोने लगता है। जैसी सुबह होती है, मुखिया सबसे पहले एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताता है, जिन्हें सुनकर तांत्रिक बाबा मुखिया से कहते हैं, ये वही है, मैं जानता हूँ। इसको पकड़ना है तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाना होगा। ये अंगूरी चुड़ैल इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगी। रात होते होते मुखिया तांत्रिक बाबा को अपने साथ गांव में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल धनिया के अंगूर के पेड़ पर आराम से बैठकर अंगूर खा रही होती है। बस यही तो सबसे अच्छी बात है, बदला भी और शौक भी। मेरे बदले के साथ साथ मैं अपने शौक को भी पूरा कर रही हूँ। यहाँ चुड़ैल अंगूर खा रही थी
तो वहां तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अचानक से तड़पने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल को ना चाहते हुए भी तांत्रिक के सामने प्रकट होना पड़ता है, जिसके बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, तांत्रिक तो फिर से आ गया। हाँ चुड़ैल, मुझे तो दोबारा आना ही था। तू जो मेरी गिरफ्त से भाग गई थी। देख तांत्रिक, मेरे रास्ते के बीच में मत आ तू। नहीं जानता मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं जब तक अपना बदला नहीं ले लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तू इस मुखिया के पीछे पड़ी है? बता मुझे, मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ। कुछ समय पहले इस गांव में मेरा एक अंगूर का बाग था। मेरा नाम अंगूरी था और मुझे अंगूर खाने के साथ साथ अंगूर बेचने का भी बहुत शौक था। मैं अंगूरों को बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी, लेकिन इस मुखिया ने मेरी जमीन पर अपनी कोठी बनाने के लिए मेरे पूरे अंगूर के बाग को बर्बाद कर दिया और मुझे जान से मरवा दिया, क्योंकि मैं अपने बाग की जमीन बेचना नहीं चाहती थी। मरने के बाद से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ और इससे बदला लेना चाहती हूँ। इतना सुनते ही मुखिया चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। अरे मैंने तुझे नहीं मरवाया। दरअसल ये जमीन तो मेरे दोस्त ने मुझे तोहफे में दी थी, जिसके बाद मैंने इस जमीन पर काम करवाना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता था कि इस जमीन के पीछे इतना बड़ा राज छुपा है, लेकिन तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मेरा दोस्त भी एक दुर्घटना के दौरान मर गया है, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। देख चुड़ैल, ये सच है, इस बेचारे ने कुछ नहीं किया। इसे छोड़ दे और यहाँ से चली जा। देखो, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, इसीलिए मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और मेरा अंगूर का बाग लौटा दो। मैं अपने अंगूर के बाग में रह लूंगी और कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुखिया चुड़ैल की बात मान लेता है और उसे उसकी जमीन वापस लौटा देता है, जिसके बाद वो उस जमीन पर दोबारा से अंगूर का बाग बनवाता है, जिसमें चुड़ैल हंसी खुशी अंगूर खाते हुए रहने लगती है।